हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान खान। तो चलिए अब हम देखते हैं रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है। ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर। इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। और आगे क्वेश्चन में और क्या गिवन है। इफ द मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg, इफ शी और ही इंक्रीजेज द स्पीड बाय 20%, हाउ मच विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। राइट, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें मिनिमम स्पीड निकालना है और सेकंड केस में हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन समझते हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है कि सिलेंड्रिकल वेल है। सिलेंड्रिकल वेल को हम यानी स्फीयर ऑफ डेथ का केस समझ सकते हैं। तो स्फीयर ऑफ डेप्थ में बेसिकली क्या होता है कि सपोज करो ये हमारा क्या है, स्फीयर ऑफ डेप्थ है और इस स्फीयर ऑफ डेप्थ में एक साइक्लिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर बोला क्या है हमें, और इसका रेडियस जो है, इसका जो रेडियस होगा उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, दैट रेडियस इज 6.05 मीटर। और क्या गिवन कंडीशन है, और यहाँ पे बोला इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5, तो यानी फ्रिक्शन की वैल्यू दी है यहाँ पर 0.5। राइट, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। मिनिमम स्पीड मतलब कि हमें वी मिन निकालना है। राइट, अब देखो हमें पता है कि सपोज करो यहाँ पर ये साइक्लिस्ट है और ये साइक्लिस्ट क्या कर रहा है, इसके अंदर रेवोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, घूम रहा है। तो हमें ये बताना है कि उसे कितनी स्पीड मेंटेन करनी होगी ताकि वो स्लिप होने से बच जाए, है ना। क्योंकि अगर उसकी स्पीड बहुत कम होगी तो वो स्लिप होके नीचे आ जाएगा। तो हमें वही मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करना है जिस मिनिमम स्पीड पर वो स्लिप ना हो, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड पर तो वो घूमते रहेगा लेकिन मिनिमम स्पीड पर चांसेस है कि वो स्लिप होके नीचे आ जाए। तो इसीलिए हमें वो मिनिमम स्पीड ढूंढना है। ठीक है, अब देखो मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करने के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, वी मिन इज इक्वल टू, हमने ये स्फीयर ऑफ डेप्थ में पढ़ा है कि मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है Rg/μ। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको याद रखना है ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें हमें सिलेंड्रिकल वेल बोला है, और सिलेंड्रिकल वेल मतलब कि वही हो गया स्फीयर ऑफ डेथ। ठीक है, तो हमें स्फीयर ऑफ डेथ का केस यहाँ पर ले लेना है। तो स्फीयर ऑफ डेथ के केस में मिनिमम स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। अब हम इनकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 6.05। जी की वैल्यू आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए 10 कंसिडर करना। ठीक है, अपॉन और म्यू की वैल्यू क्या है 0.5। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 60.5 अपॉन 0.5। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट को मैं कट कर दूंगा तो हो जाएगा 605 अपॉन 5। राइट, अब यहाँ से हम इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर मैं कट करूँगा तो 5 1 जा 2 1, यानी ये हमें क्या मिल गया, रूट ऑफ 121। और रूट ऑफ 121 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 11। तो मिनिमम स्पीड हमें क्या मिल गई, 11 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो जो साइक्लिस्ट है वो इतनी स्पीड से इसमें रेवोल्यूशन परफॉर्म करेगा तो वो गिरेगा नहीं। तो ये हमें मिल गई मिनिमम स्पीड। तो इस आंसर से हमें ये पता चलता है कि अगर वो साइक्लिस्ट 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगा तो वो नीचे स्लिप डाउन नहीं होगा, और अगर वो इससे ज़्यादा स्पीड मेंटेन करेगा तो डेफिनेटली वो उसमें रिवॉल्व करता रहेगा। सो दिस इज द मिनिमम स्पीड। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg, इफ सी और ही इंक्रीजेज द स्पीड बाय 20%, हाउ मच विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन गिवन है कि मान लो कि अगर जो साइक्लिस्ट है उसका मास है 50 kg, राइट, और उसकी स्पीड को हम मिनिमम स्पीड से 20% ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। यानी अब जो नई स्पीड है वो कितनी है, v मिनिमम प्लस 20% ऑफ मिनिमम स्पीड। तो अब जो नई स्पीड होगी वो कितनी होगी, 20% ऑफ द मिनिमम स्पीड, यानी कि अब जो स्पीड होगी वो 11 मीटर पर सेकेंड से 20% ज़्यादा होगी। तो उसने ये बोला है कि अगर साइक्लिस्ट का स्पीड 20% मिनिमम स्पीड से ज़्यादा हो जाता है तो बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना एक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम फोर्सेस को डिवाइड करें तो हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन पे होगा, वेट mg नीचे के डायरेक्शन पे होगा, और यहाँ पर क्या होता है, एक नॉर्मल होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट, जिसकी वजह से ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो कंडीशन आपको याद रखना है।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैसे तो हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू एन। बट ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है व्हेन आवर बॉडी इज इन द केस ऑफ स्लिपिंग और स्किडिंग, यानी जब ये चांसेस हो कि बॉडी स्लिप हो सकती है या स्किड ऑफ हो सकती है, तो वहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं F इज इक्वल टू म्यू एन। बट हमारे केस में बॉडी स्लिप तो नहीं हो रही है। क्यों नहीं स्लिप हो रही है? क्योंकि जो नई स्पीड है वो 20% ज़्यादा है मिनिमम स्पीड से, तो डेफिनेटली गिरने के चांसेस तो है नहीं। तो अगर गिरने के चांसेस नहीं है यानी कि बॉडी स्लिप नहीं होगी, तो इसकी जगह पर फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू एन। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है और ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है। तो ये जो फॉर्मूला F इज इक्वल टू म्यू एन, ये हमें तब यूज़ करना है व्हेन द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग या स्किडिंग, और ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं व्हेन द बॉडी इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग और स्किडिंग। तो हमारे केस में दिया है कि मिनिमम स्पीड से 20% उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो बॉडी स्लिप होकर नीचे तो नहीं गिरेगी। तो फिर हम इस वाला फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। सो देयरफॉर देखो क्या होगा, देयरफॉर F इज इक्वल टू एन। नाउ एन क्या है, एन इज नॉर्मल, और जो कि किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। सो देयरफॉर F की वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगा 50 और g की वैल्यू 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 500 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमें मिल गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कि जब वो साइक्लिस्ट जिसका वेट कितना है 50 kg, जब वो इसमें रिवॉल्व करेगा तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना एक्ट होगा, 500 न्यूटन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है। अ मोटरसाइकिलिस्ट इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल इनसाइड अ स्फीयर ऑफ डेथ। The speed of the motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. Calculate the diameter of the sphere of death and how much minimum values are possible for these two speeds. तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन जो हमारा है इट इज़ रिलेटेड टू स्फीयर ऑफ डेथ, लेकिन यहाँ पर बोला क्या है, वर्टिकल सर्कल्स। तो वर्टिकल सर्कल्स में देखो क्या होगा, अगर आप स्फीयर ऑफ डेथ को ऐसा अज्यूम करोगे, तो ऐसा अज्यूम करने की वजह से आपको जो वर्टिकल सर्कल नहीं मिलेगा, बल्कि ये क्या मिलेगा, आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल दिखेगा, राइट। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा स्फीयर ऑफ डेथ है वो कुछ इस तरीके से है। तो अगर मैं इसको ऐसा अज्यूम कर लूँ तो ये आप देखो, आपको वर्टिकल सर्कल दिख जाएगा। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल सर्कल है। तो मैं इसको एक फ्रेम में लिख लेता हूँ। सपोज करो ये आपका क्या है, वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो नॉर्मली स्फीयर ऑफ डेथ ऐसा होता है, और अगर आप ऐसा इसे कंसिडर कर रहे हो तो ये आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल मिलेगा, और अगर आप इसको ऐसा कंसिडर कर रहे हो तो ये आपको क्या देगा, वर्टिकल सर्कल देगा। और हमारे गिवन क्वेश्चन में क्या वर्टिकल की ही बात की है। अब यहाँ पर वो दो स्पीड गिवन है, 6 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये पढ़ रखा है कि इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन द स्पीड इज मिनिमम एट हाईएस्ट पोजीशन एंड द स्पीड इज मैक्सिमम एट लोवेस्ट पोजीशन, यानी ये इसका हाईएस्ट पोजीशन है और ये इसका क्या है, लोवेस्ट पोजीशन है। तो हाईएस्ट पोजीशन पर स्पीड कितनी गिवन है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ VH इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, और लोवेस्ट पोजीशन पर स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। हमें इस स्फीयर का डायमीटर निकालना है। डायमीटर मतलब ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर हो जाएगा। तो हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो ये पार्ट हो जाएगा रेडियस और ये रेडियस, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डायमीटर। तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि हमें हाईएस्ट स्पीड दी हुई है, लोवेस्ट पोजीशन की स्पीड गिवन है, और हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है, राइट। अब देखो, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्पीड हर एक पोजीशन पे डिफरेंट होती है, बट एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, यानी एनर्जी हर एक पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। यानी हाईएस्ट पॉइंट की जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, और लोवेस्ट पॉइंट की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपको ये बात याद होगी कि इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्पीड हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होता है, राइट। यानी हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे कम स्पीड होगी, लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी एट एवरी पॉइंट इज कॉन्स्टेंट, चाहे वो लोवेस्ट पॉइंट हो, चाहे हाईएस्ट पॉइंट हो, चाहे वो मिडवे पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट में एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल अप्लाई करते हुए हम ऐसा कर लेते हैं, वी कैन राइट दैट टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू
टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट की जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, हाईएस्ट पॉइंट एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी है वो किससे मिलकर बनती है, टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, या इसे मैंने लोवेस्ट पॉइंट कंसिडर किया है तो इसे ले लेते हैं लोवेस्ट पॉइंट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, अगर हमने जब पढ़ा होगा तो हमने हाईएस्ट पॉइंट को 1 से डिनोट किया होगा और लोवेस्ट पॉइंट को 2 से डिनोट किया होगा। ठीक है, तो हम चाहिए तो वहाँ यहाँ पर ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं फिलहाल एल ही ले लेता हूँ, तो हो जाएगा एल का स्क्वायर, प्लस हमें पता है लोवेस्ट पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 है ना। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तभी तो एनर्जी कंजर्व्ड होती है। सो देयरफॉर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम, और इसे मैं बोल देता हूँ वी एच का स्क्वायर। डन। और पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, तो देखो हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgr, बट यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2r, तो ये टोटल कितना हो जाएगा mg2r। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल ही पार्ट चल रहा है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डायमीटर। तो हम 2 टाइम्स ऑफ r, तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि इसे हम डायमीटर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, 2m वी एल का स्क्वायर माइनस हाफ m वी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू mg, और 2r को मैं क्या मान लेता हूँ, डायमीटर d। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से आपका हाफ m कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा वी एल का स्क्वायर माइनस वी एच का स्क्वायर। डन, इज इक्वल टू एम जी कैपिटल डी। अब यहाँ से आपका देखो m से m तो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। सो देयरफॉर जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, और वी एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है देखो, तो वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट कितना दिया है 10, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस वी एच स्क्वायर। तो यहाँ पर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और ये 2 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2, और जी की वैल्यू को हम 10 कंसिडर करेंगे और ये क्या हो जाएगा डी। राइट, अब देखो ये क्या होगा, 100 से 36 जाएगा तो बचेगा 64 इज इक्वल टू 20d। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू 64/20। तो इसे आप सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू, अगर आप 4 से भी कट करते हो तो कितना हो जाएगा ये 16/5। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा ये 3.2, और यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया है कि डायमीटर कितना है इसका, 3.2 मीटर का डायमीटर है। यहाँ से हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें रेडियस निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, रेडियस तो हाफ ऑफ डायमीटर होता है यानी 1.6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जो आगे हमें गिवन कंडीशन में क्वेश्चन पूछा है वहाँ पर हमें रेडियस का यूज़ करना पड़ेगा, तो हम यहीं पर इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें डायमीटर मिल गया। नाउ आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज 2 स्पीड्स, यानी जो हमें 2 स्पीड दी है इनकी क्या मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो इसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर देखो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड वी मिन एट हाईएस्ट पॉइंट, जिसे हम 1 मान लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, और हमें पता है कि मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है, रूट ऑफ आर जी। तो बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर की वैल्यू हमें है 1.6 मिली है, और जी की वैल्यू हम 10 मान रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी मिनिमम स्पीड विच इज पॉसिबल एट द हाईएस्ट पोजिशन, ठीक है। दूसरा हमें क्या निकालना है, मिनिमम स्पीड एट लोवेस्ट पॉइंट। तो लोवेस्ट पॉइंट को 2 भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो हमें पता है लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 5rg। तो बस आपको यहाँ पर वैल्यू अगेन पुटअप करना है, 5 इंटू 1.6 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो ये कितना हो जाएगा फिर 5 इंटू 16
एंड 16 5 क्या होता है 80, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 4√5 लिख सकते हैं। या तो डायरेक्टली आप क्या करो स्क्वायर रूट में, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि आपको 4√5 में लाना है, राइट। तो आप क्या करोगे, √80 देख लो। √80 की वैल्यू जब आप लॉग टेबल बुक में देखोगे तो देखो √80 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इट विल बी 8.944। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8.944 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लोवेस्ट पोजीशन के लिए मिनिमम स्पीड कितनी है, 8.4994, और हाईएस्ट पॉइंट के लिए मिनिमम स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है। ए मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर when rotating about one of its diameter. It is molded and remolded into a thin uniform disc of the same radius. How much will its moment of inertia be when rotated about its own axis? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक मेटालिक रिंग के बारे में दिया है और फिर आगे वहाँ पर डिस्क के बारे में दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि मान लो कि हमारे पास कोई एक मेटालिक रिंग है और उस मेटालिक रिंग का जो मास है वो 1 kg है और वो रोटेट कर रहा है, किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, डायमीटर के अबाउट। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि सपोज करो ये कोई क्या है, रिंग है और ये डायमीटर के अबाउट क्या कर रही है, ऐसा रोटेट हो रही है, ठीक है। और इसका जो मास है, मास ऑफ रिंग, वो हमें कितना गिवन है, इट इज़ गिवन 1 kg। तो 1 kg है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है व्हेन पासिंग थ्रू डायमीटर, क्योंकि डायमीटर के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी वैल्यू दिया हमें 1 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा केस है, रिंग का केस है। फिर आगे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इट इज़ मोल्टेन एंड रीमोल्डेड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ द सेम रेडियस। फिर हमने क्या किया कि इसे पिघलाने के बाद डिस्क के शेप में ले आए। तो डिस्क के शेप में जब हम लेके आ रहे हैं तब भी इसका रेडियस क्या है, चेंज नहीं हो रहा है और इसका ना तो मास चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी मास जितना पहले था तो अभी उतना ही मास है, क्योंकि हमने इसी को पिघला के ही तो डिस्क बनाया है, ठीक है। नाउ लेकिन अब ये जो डिस्क है वो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, सेंटर में रोटेट कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर जब ये रिंग थी तो रिंग अबाउट डायमीटर रोटेट हो रही थी, लेकिन ये जो डिस्क है जिसको हमने रिंग को पिघला के डिस्क बनाया है और इसका रेडियस सेम है, यानी अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो इसका रेडियस भी क्या है, कैपिटल आर है। तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, मास भी वही है और रेडियस भी वही है, ठीक है। बस खाली शेप बदल गया है और उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल गया है। रिंग जो है वो डायमीटर के अलॉन्ग रोटेट हो रही थी, लेकिन ये जो डिस्क है हमारा वो सेंटर के एक्सिस के थ्रू रोटेट हो रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क क्या होगा। तो देखो डिस्क के लिए जो एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर हमें फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ डिस्क। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला रिलेटेड टू रिंग और फिर बाद में अप्लाई करेंगे रिलेटेड टू डिस्क। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीटर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है mr²/2। कितना फॉर्मूला होता है, mr²/2। सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, mr²/2 विच इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1 kg मीटर स्क्वायर, राइट, ये हमें गिवन है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, mr²/2 और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 kg मीटर स्क्वायर। नाउ डिस्क के लिए हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mr²/2 ही होता है। नाउ हमें पता है mr²/2 किसके बराबर है, 1 kg मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 kg मीटर स्क्वायर। तो काफ़ी सिंपल आंसर था इसका, कुछ करना नहीं था हमें, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा समझना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है। अ बिग डम्बल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम and length 20 centimeter. Two identical solid sphere of mass 50 gram and radius 10 centimeter each are at two ends of the rod. Calculate the moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to the length. तो यानी यहाँ पर हमें डंबल का केस दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है कि एक जो डंबल है उसे हमने एक यूनिफॉर्म रॉड के थ्रू प्रिपेयर किया है और उस यूनिफॉर्म रॉड का जो मास है वो 60 ग्राम है और उसका लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो साथ ही साथ में हम डायग्राम बनाते हैं।
तो सपोज करो ये डंबल का रॉड है और इस रॉड का जो लेंथ है हमें वो गिवन है, राइट। इस रॉड का लेंथ कितना दिया है, मान लो इस रॉड का लेंथ है L और इसका मास क्या है M, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमें क्या दिया, मास ऑफ रॉड दिया है जो कि है 60 ग्राम और लेंथ ऑफ रॉड हमें कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे क्या गिवन है कि 2 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 50 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच आर एट द 2 एंड्स ऑफ द रॉड। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 2 आइडेंटिकल स्फीयर लगा दिए, ठीक है। तो ये सपोज करो स्फीयर आप बना लो, ये हो गया आपके स्फीयर, ठीक है। तो 2 आइडेंटिकल स्फीयर हमने लगा दिए, ठीक है, क्योंकि डंबल कुछ ऐसे शेप में रहेगा, आप समझ जाना, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, ये जो 2 डंबल्स हैं इनका मास क्या होगा, दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो इनका मास हमें गिवन है, कितना गिवन है मास ऑफ अ डंबल इज, तो मास ऑफ अ स्फीयर हम दे देते थे क्योंकि ये स्फीयर के शेप में है, इज 50 ग्राम, ठीक है। और इनका और हमें क्या गिवन है, रेडियस दिया है। रेडियस कितना गिवन है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर हम बोल देते हैं इट इज गिवन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका क्या है, रेडियस है और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, तो ये रेडियस R है, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये रेडियस R, तो ये सेंटर। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन दिस डंबल इज रोटेटिंग अबाउट इस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। यानी मान लो कि कोई एक एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और ये कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। तो जब ये इस तरीके से रोटेट होगा तो इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान से देखो। अब देखो, अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का निकालना है, डंबल का निकालना है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक रॉड है, तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड निकाल लेंगे। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर, यानी जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू स्फीयर 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू स्फीयर 2, है ना। तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये सेंटर पॉइंट हुआ, तो अगर इस रॉड का टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो ये एक्सिस से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, इट विल बी 10 सेंटीमीटर। ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, राइट। और ये जो रेडियस है ये भी हमें कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो यानी हम ये बोल सकते हैं, अगर ये देखो जब ये घूमेगा, तो घूमने का मतलब क्या है कि जब ये रोटेट करेगा अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, तो साथ साथ में ये स्फीयर भी घूमेंगे। स्फीयर घूमेंगे तो इनका भी एक सपोज करो क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। तो ये क्या है, इनका एक्सिस है, राइट। अब ध्यान से देखो, तो इस एक्सिस से इस एक्सिस तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि जो कंडीशन इस स्फीयर के लिए वैलिड होगी वही कंडीशन इस स्फीयर के लिए भी वैलिड होगी, क्योंकि दोनों स्फीयर क्या है, आइडेंटिकल है। नाउ अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 2। तो चलो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अब। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ml²/12। ये हमें डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन होता है। प्लस अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो एक्सिस है ना वो इस स्फीयर के सेंटर से तो नहीं पास हो रहा है, एक्सिस तो ये रॉड के सेंटर से पास हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, तो 2 एक्सिस हैं यहाँ पर। और हमें पता है जब 2 एक्सिस होते हैं तो हम थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ करते हैं। अब थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमें क्या बताता है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सिस। ये हमने पढ़ा हुआ है इन थियरी। तो मैं मान लेता हूँ, ध्यान से देखो, कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, राइट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये सपोज करो क्या है, इसको हम I1 मान लेते हैं और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये I1 I2 है, इसके लिए हम थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर जब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम यूज़ करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी, इसको हम लिखेंगे I1 प्लस और ये क्या हो जाएगा mh², है ना। मैं मान लेता हूँ ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, h है, तो I1 प्लस mh² और ये क्या हो जाएगा प्लस, देखो जो ये कंडीशन इसके लिए होगी वही कंडीशन इसके लिए भी होगी क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे मैं I2 बोल देता हूँ, I2 प्लस mh², ठीक है। अब देखो इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ml²/12 प्लस, अब यहाँ पर देखो I1 का मतलब क्या है, I1 का मतलब है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर क्या होता है हमें पता है 2/5 mr², यही होता है, प्लस क्या हो जाएगा ये mh², यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, क्या हो जाएगा ये 2/5 mr² प्लस mh²। अब फाइनली हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट अप करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा ml²/12 प्लस, अब इसे देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अभी देखो ये दोनों चीज़ में कॉमन भी आ सकता है, बट हम इसे क्या करते हैं ब्रैकेट टू ब्रैकेट ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं इसे लिखता हूँ 2/5 इंटू m, यहाँ पर क्या है मास ऑफ द स्फीयर, तो मास ऑफ द स्फीयर कितना है 50 ग्राम, तो ये हो जाएगा 50। देखो यहाँ पर कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सारी वैल्यूज हमें CGS में ही दिया हुआ है, तो आंसर भी हमारा CGS में आएगा, तो हो जाएगा 50 इंटू r²। तो अब देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो मैं अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है, प्लस उसके बाद m, तो m कितना हो जाएगा वापस से 50 हो जाएगा, और उसके बाद h², तो h मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, h इज़ नथिंग बट 10 + 10 20, तो 20 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 400, प्लस यहाँ पर भी सेम केस होगा, तो यहाँ पर भी सारी वैल्यूज़ क्या आने वाली है आपकी सेम ही आने वाली है, तो ये वापस से आप लिखोगे तो हो जाएगा 2/5 इंटू m, और m की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 50, और r² कितना हो जाएगा 100 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 400, ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्फीयर आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम होगी। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले मैं 5 से 5 कट कर दूंगा तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से भी कुछ ऐसे ही करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा ml²/12 प्लस के बाद ध्यान से देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1000, राइट, और इंटू 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 2000, प्लस ये हो क्या हो जाएगा देखो 0 0 0, तो पहले आप 3 0 रख दो, अब 5 4 जा कितना होता है 20, तो ये हो जाएगा 20,000, राइट। सेम केस विद दिस ऑल्सो, यहाँ पे भी सेम केस होगा, ये हो जाएगा 2000 प्लस 20,000, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, सो देयरफॉर फाइनली हम लिखते हैं I इज इक्वल टू, अब हम इसकी भी वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, या पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप अननेसेसरी ज़्यादा वैल्यूज़ रख के उसे बहुत लेंदी या कॉम्प्लिकेट मत करो, पहले आप एक एक स्टेप से सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू को पुटअप करो, ठीक है। तो ये ml²/12 को हम ऐसे ही रखने देंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या मिलेगा, अगर मैं इसे ऐड करूँगा तो ये मिल जाएगा 22000, और यहाँ पर भी प्लस क्या हो जाएगा 22000। अब यहाँ पर फाइनली हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो ये m का मतलब क्या है मास ऑफ द रॉड, जो कि कितना गिवन है हमें 60, l यहाँ पर कितना गिवन है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400/12, और ये क्या है बीच में प्लस, तो प्लस, अच्छा आप इसे जब प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 44000, डन। नाउ तो इसे आप सॉल्व करोगे, देखो ये क्या हो जाएगा 16 5 जा, तो I इज इक्वल टू, अब 5 4 जा 20 होता है, तो यानी 20 मतलब 2000 प्लस 44000। अब इसे आप सिंपली ऐड कर लो, तो जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 46,000, ठीक है, और इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो हमारा बुक में आंसर गिवन है वो 24,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो सकता है वहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, तो इसका आंसर आपको इतना ही आएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेक श्योर कि जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है। ए फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पॉट्स इज सेट इनटू रोटेशन एट 100 rpm।
इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 0.4 मीटर, राइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक अर्दनवेयर दिया है, राइट, यानी कि हमें पता है कि जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उसमें एक फ्लाई व्हील लगा हुआ होता है। तो यही बोला है कि वो जो फ्लाई व्हील है वो डिस्क के फॉर्म में है, तो हम उसे इस तरीके से डिस्क के फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं। तो ये सपोज करो डिस्क के फॉर्म में ये फ्लाई व्हील है और ये क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। तो इसका हमें मास दिया है, कितना मास गिवन है, द मास गिवन इज 10 kg, यानी मास ऑफ द डिस्क, फ्लाई व्हील को हम डिस्क कंसिडर करेंगे। मास 10 kg दिया है और इसका जो रेडियस है वो 0.4 मीटर है, ठीक है। और गिवन कंडीशन में हमें क्या बोला है कि जब ये फ्लाई व्हील घूम रहा है, डिस्क घूम रहा है, तो कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, इट इज़ कंप्लीटिंग 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 100 RPM दिया है। तो 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, 100 बार घूम रहा है। और आगे फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए लंप ऑफ क्ले ऑफ मास 1.6 kg फॉल्स ऑन इट। और फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर एक 1.6 kg का क्ले गिर गया, ठीक है, मिट्टी कोई इसके ऊपर गिर गई जिसका मास कितना गिवन है, 1.6 kg। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है, मान लो रेडियस इसका क्या है, r, ठीक है। और यहाँ पर x डिस्टेंस पर एक मिट्टी का थोड़ा सा हिस्सा इसमें गिर गया, ठीक है। अब होगा क्या कि जब ये फ्लाई व्हील रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट होगा, ठीक है। तो आगे हमें क्या बोला है, falls on it and adheres it at a certain distance x from the center, calculate x if now wheel rotates at 80 RPM। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है कि आपको x कैलकुलेट करना है और ये किस फ्रीक्वेंसी से अब रिवॉल्व कर रहा है, 80 RPM से, यानी पहले वो 100 RPM से रिवॉल्व कर रहा था, अब 80 RPM से रिवॉल्व करेगा। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखो बहुत बेसिक सी चीज़ है यहाँ पर कि जब पहले उसका मास 10 kg था और उसका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो रहा था, 100 RPM, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें 1.6 kg का मास और ऐड कर दिया, तो ऐड करने से मास इंक्रीज हो जाएगा। अब जब मास इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी पहले वो 100 RPM से रिवॉल्व कर रहा था, अब कितने RPM से रिवॉल्व कर रहा है, 80 RPM। लेकिन पहले मास उसका 10 kg था, अब टोटल मास उसका कितना हो जाएगा, 11.6 kg। तो अब आप यहाँ को क्या समझ में आ रहा है कि पहले उसका स्पीड ज़्यादा था, मास कम था, बाद में मास ज़्यादा हो गया, स्पीड कम हो गया। यानी यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर कंजर्व्ड होगा। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2। तो बहुत आसान है, इसे हम उस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। सो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या हो जाएगा, I1 ω1 और ये क्या हो जाएगा, I2 ω2। अब I का मतलब क्या है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। ओमेगा का मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो देयरफॉर सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, इसे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 2πN1 और ये क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल I2 इंटू 2πN2। तो देखो 2π तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो बचा क्या, I1N1 और ये क्या हो जाएगा, I2N2। समझा यहाँ तक। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, तो N1N2 ये जो फ्रीक्वेंसी है, देखो इसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप इसे कन्वर्ट भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 60, राइट। तो ये किस में आ जाएगा, आरपीएस में। और इसे आप क्या करोगे, 80 डिवाइडेड बाई 60, तो ये भी किस में आ जाएगा, आरपीएस में। बट देखो सिंस ये दोनों इस फॉर्म में है, तो अगर मैं इसे कन्वर्ट भी करूंगा 100/60 और इधर से भी मैं 100/60 करूंगा तो 60 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कन्वर्ट करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो आप यहीं से कन्वर्ट कर लेना, बट आपको इस इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा होगा कि हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। सो फाइनली अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, I1 और I2 का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। सो देयरफॉर देखो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I1, और ये जो लंप ऑफ क्ले है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मान लेते हैं क्या है, I2 है, ठीक है। नाउ सो देयरफॉर हमें ये पता है I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क क्या होता है, mr²/2, राइट, इनटू N1। तो N1 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 100 है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर I2 का मतलब क्या है, I2 का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लंप क्ले, ठीक है।
अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालें, क्योंकि देखो जो एक्सिस है वो तो डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है, इस लंप ऑफ क्ले के सेंटर से तो पास हो नहीं रहा है। तो अगर मैं इसका इमेजिनरी एक्सिस लूं तो ये जो एक्सिस है वो इस सेंटर एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो यानी यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमें क्या बताता है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, वापस से मैं लिख देता हूँ, इट इज IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एक्सिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो ये दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस तो हमें पता है x है, तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। सो देयरफॉर ये फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हो जाएगा I1 प्लस MH स्क्वायर इंटू N2, और N2 की वैल्यू क्या है 80। ठीक है, तो हमने जस्ट किया क्या कि I2 जो होगा हमारा, तो इस फॉर्मूले को हम ले लेते हैं, तो I2 कितना हो जाएगा, I1 प्लस MX स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं H की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट MX स्क्वायर, क्योंकि दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, X गिवन है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। अब देखो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर हमें मास ऑफ द डिस्क पता है कितना है, 10 दिया है, और रेडियस ऑफ द डिस्क कितना है 0.4, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 0.16 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा देखो I1 का मतलब अगेन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, जो कि किसके बराबर होगा, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा ये mx स्क्वायर इंटू 80। याद रखना ये जो m है ये स्मॉल m है, ठीक है, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लंप ऑफ क्ले का है जिसका मास हमने क्या माना है, स्मॉल m। अब यहाँ से देखो होगा क्या, सो देयरफॉर आप इसे लिख सकते हो 10 इंटू, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो आगे देखो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द डिस्क कितना गिवन है 10, और रेडियस क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 0.16 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस मास ऑफ द लंप क्ले कितना है 1.6, और ये एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है 8 2 जा कितना होता है, 8 2 जा 16, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये आपको समझना है जब भी आप कैलकुलेशन करते हो कि मेक श्योर कि आप कितने आसान तरीके से उसे कट कर सकते हो। तो देखो मैंने ऐसे ही किया, 0 से 0 कट कर दिया क्योंकि ये डिवाइड में आएगा तो वही होने वाला है, और फिर 8 2 जा कितना होगा 16, और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा क्या 1 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर क्या होगा देखो 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1.6 एक्स का स्क्वायर। अब देखो आगे हम इसे और सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसे आप 2 से कट करोगे तो 0.8 हो जाएगा, राइट, 0.8 प्लस 1.6 एक्स का स्क्वायर। सो देयरफॉर ये यहाँ माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1.6 एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसे 1 से माइनस करोगे तो हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 1.6 एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 अपॉन 1.6। तो अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2/16, और अगर मैं 2 से कट करूँ तो ये हो जाएगा 1/8। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1/√8। तो ये हमें क्या मिल गया आंसर, यानी इतने डिस्टेंस पर लंप ऑफ क्ले होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस।